हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर से डायमेंशनल एनालिसिस की स्टडी करेंगे। जो हमारी जो बेस क्वांटिटीज़ हैं वो 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं, जिसमें से लेंथ की यूनिट होती है मीटर। इसका सिंबल हम एल से डिनोट करते हैं। अगर सिंबल को हम इस एल को स्क्वायर ब्रैकेट में इंक्लोज कर दें तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाता है। ऐसी मास की यूनिट केजी, सिंबल एम को हम इंक्लोज कर दिया स्क्वायर ब्रैकेट्स में, तो ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। टाइम की सेकेंड यूनिट टी से डिनोट करते हैं, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में कर दिया है तो ये इसका टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाता है। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट है एम्पियर, ए से डिनोट करते हैं, इसको इंक्लोज कर दिया स्क्वायर ब्रैकेट में डायमेंशन फॉर्मूले के लिए। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर जो है उसकी यूनिट होती है केल्विन, के से डिनोट करते हैं, सिंबल है, इसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट में इंक्लोज कर दिया तो ये हमारा डायमेंशन फॉर्मूला हो गया है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसकी यूनिट है मोल इसका सिंबल है, इस मोल को हमने स्क्वायर ब्रैकेट में इंक्लोज कर दिया तो ये हमारा डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। लास्ट है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका यूनिट है कैंडिला, सी डी से डिनोट करते हैं और सी डी को हमने इंक्लोज कर दिया स्क्वायर ब्रैकेट में तो ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी की डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। अब डायमेंशंस क्या हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन क्या है? द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर पावर्स और एक्सपोनेंट्स टू द फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट द क्वांटिटी कंप्लीटली। मतलब वो पावर हैं जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, जो हमारी बेस क्वांटिटी के रूप में पूर्णतया कंप्लीटली रिप्रेजेंट करती हूँ, उसको हम डायमेंशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी कोई ए फिजिकल क्वांटिटी है, वो मास की पावर एम की पावर एक्स और एल की पावर वाई और टी की पावर जेड पे डिपेंड करती है। तो इसकी जो पावर्स हैं एक्स वाई जेड, दीज आर द डायमेंशंस। इसको लिखेंगे डायमेंशन ऑफ ए एक्स इन मास, वाई इन लेंथ और जेड इन टाइम। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फोर्स देखें, फोर्स की जो डायमेंशन होती है, फोर्स जो डिपेंड करता है वो मास एम एल टी की पावर -2 होता है। यानी कि मास की पावर ए 1 और एल की पावर लेंथ की पावर 1 और टी की पावर -2 होती है। तो फोर्स की जो डायमेंशन होगी वो 1 इन मास, 1 in length and -2 in time। इस तरह से जो पावर्स होती हैं दैट आर द डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी। अब डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? जो हमने ये मान लिया ए को हमने एम की पावर एक्स, एल की पावर वाई और टी की पावर जेड के इक्विवेलेंट माना था, तो ये जो कंप्लीट फॉर्मूला है एम की पावर एक्स, एल की पावर वाई, टी की पावर जेड, ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। इसको हमने इंक्लोज कर दिया स्क्वायर ब्रैकेट में। तो ए का जो डायमेंशन फॉर्मूला हुआ ए का, वो होगा एम की पावर एक्स, एल की पावर वाई एंड टी की पावर जेड। इसको हमने इंक्लोज कर दिया तो ये डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए जो क्वांटिटी हमने एज्यूम की थी उसका डायमेंशन फॉर्मूला इस तरह से होगा। By definition, the expression which shows how and which of the fundamental quantities represent the dimensions of the physical quantity is called dimension formula of the given physical quantity। मतलब किन किन फिजिकल बेस क्वांटिटीज पे वो
डिपेंड करती है और क्या पावर है उनकी, किस पावर में डिपेंड करती है कोई फिजिकल क्वांटिटी, तो कंप्लीट जो है इस तरह की जो हम डिनोट करते हैं डिनोशन, वो जो है हमारा डायमेंशन फॉर्मूला कहलाता है। जैसा फोर्स का है, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है mL⁻²। तो ये हमें बताता है कि ये किस किस पे डिपेंड करता है। m पे डिपेंड करता है, m⁻1 है, l⁻1 है और t⁻²है। ये डायमेंशन फॉर्मूला हमें बताता है कि किस किस फिजिकल क्वांटिटी पे वो डिपेंड करता है, किस किस बेस क्वांटिटी पे फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड करती है और किस पावर में, किस डायमेंशंस में वो डिपेंड करती है। ये हमें इंडिकेट करता है डायमेंशन फॉर्मूला। अब डायमेंशनल इक्वेशन, अगर हम जिस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस हैं, डायमेंशन फॉर्मूला है, उसको फिजिकल क्वांटिटी से इक्वेट करके एक इक्वेशन लिख दें तो वो डायमेंशनल इक्वेशन होती है। जैसे ए की फिजिकल, ए हमने अभी एज्यूम किया था, ए की जो m⁻x है, l⁻y है और t⁻z है, ये दोनों हमने इक्वेट कर दी फिजिकल क्वांटिटी और उसकी डायमेंशन फॉर्मूले से। तो ये हमारा इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन डायमेंशनल इक्वेशन कहते हैं। इसी तरह से अगर फोर्स है, फोर्स को अगर हम F से डिनोट कर दें तो F की इक्वेशन जो डायमेंशन इक्वेशन हो जाएगी फोर्स की, वो हो जाएगी mL⁻²। ये जो है ये इक्वेशन होगी फोर्स की। तो इस तरह से हम डायमेंशनल इक्वेशन लिख सकते हैं। अब डायमेंशनल एनालिसिस की जो एप्लीकेशंस हैं, इसकी दो एप्लीकेशंस हैं मुख्यतः। नंबर एक, चेकिंग ऑफ डायमेंशनल कंसिस्टेंसी, उसकी डायमेंशनल कंसिस्टेंसी, किसी भी इक्वेशन की, किसी फॉर्मूले की हम डायमेंशनल कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। और डिड्यूसिंग रिलेशन अमॉन्ग फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में हम संबंध क्या है, रिलेशन क्या है, उसको हम डिड्यूस कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। अब सबसे पहला चेकिंग ऑफ डायमेंशन कंसिस्टेंसी। डायमेंशनल कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड में जो भी इक्वेशन हमारी डायमेंशनल इक्वेशन है, उसकी लेफ्ट हैंड साइड में जो फिगर दी हुई है उसकी डायमेंशन देखेंगे, और राइट हैंड साइड की जो हम इक्वेशन में जो राइट हैंड साइड पे जो फिगर्स लिखी हैं उनके डायमेंशन लिखेंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशन इक्वल हो जाएंगी तो वो कंसिस्टेंट हो जाएगी, अगर वो इक्वल नहीं है तो वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगी। इस तरह से हम कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लें, हमें ये एक फॉर्मूला दिया हुआ है T=2πL/g, इसकी डायमेंशनल कंसिस्टेंसी हमें चेक करनी है। तो हम जो है सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस देखेंगे, वो होगी टाइम है t, तो इसकी डायमेंशन होगी t। और उसके बाद राइट हैंड साइड की डायमेंशन देखेंगे, राइट हैंड साइड में हमारी फिगर है 2πL/g का रूट। 2π एक कांस्टेंट है तो ये डायमेंशन लेस है। जो हमारा L/g अंडर रूट है, इसकी डायमेंशन लिखेंगे, L की कैपिटल L होती है, G की LT⁻² होती है, इसका हमने अंडर रूट ले दिया। तो इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये भी t आएगा। इट मीन्स कि डायमेंशन जो हमारी ये डायमेंशनली कंसिस्टेंट है, जो इक्वेशन हमें दी है वो डायमेंशनली कंसिस्टेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर S = ut + ½ AT, इसको हमें डायमेंशनली जो कंसिस्टेंसी इसकी चेक करनी है। तो कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए, क्योंकि इसमें प्लस का दो फिगर हैं जिसमें प्लस का चिन्ह है, तो प्लस वाली जो फिगर हैं इनका इंडिविजुअली अलग अलग यू की अगर ये कंसिस्टेंट है तो यूटी की डायमेंशन वही आनी चाहिए जो एस की डायमेंशंस हैं, और ½ AT की डायमेंशन वही आनी चाहिए जो एस की डायमेंशन है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन देखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा एस है, तो एस की डायमेंशन हमारा हो जाएगी एल, लेंथ होता है। अब राइट हैंड साइड में यूटी देखेंगे, यूटी की, तो यूटी में यू वेलोसिटी है, तो इसकी डायमेंशन है LT⁻² -1, LT⁻1 इंटू टी, स्मॉल टी की टी है, ये मल्टीप्लाई होकर ये आ जाएगा हमारा L। तो ये दोनों इक्वल आ गई।
अब हमें थर्ड पार्ट की भी डायमेंशन, जो सेकंड पार्ट है राइट हैंड साइड में, उसकी डायमेंशन देखनी होगी। हाफ ए टी में हाफ जो हमारा कांस्टेंट है, ये डायमेंशन लेस है, हम ए टी की डायमेंशन देखेंगे। ए टी होता है एक्सेलरेशन, एल टी की पावर -2, और ये होता है टी, तो इसकी डायमेंशन आ गई हमारी एल टी की पावर -1, दैट इज नॉट इक्वल टू एल। तो ये हमारी इक्वेशन जो दी है ये इनकंसिस्टेंट है। इस तरह से हम कंसिस्टेंसी किसी फॉर्मूले की चेक कर सकते हैं। राइट हैंड साइड की डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन के इक्वल होनी चाहिए। अब डिड्यूसिंग ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ जो फॉर्मूला है उनका रिलेशन हम किस तरह से निकालते हैं, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वो फिजिकल क्वांटिटी किन किन बेस वैल्यूज पे, जो किस किस फिजिकल क्वांटिटी पे या बेस क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल अगर हम एज्यूम करें कि कोई उसको ए क्वांटिटी है, वो एम मास की एक्स पे, लेंथ की वाई पे, लेंथ की पावर वाई और टी की पावर जेड पे डिपेंड करती है, तो सबसे पहले हम उसको एक रिलेशन लिखेंगे। रिलेशन क्या होगा? ए इज इक्वल टू एम की पावर एक्स, एल की पावर वाई एंड टी की पावर जेड। ये के कांस्टेंट है। इस तरह से हम ये रिलेशन लिखेंगे। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ द ए लिखेंगे, के की डायमेंशन क्योंकि कांस्टेंट है इसकी डायमेंशन, ये डायमेंशन लेस है। उसके बाद जो नेक्स्ट फिगर है उसकी हम डायमेंशन लिखेंगे, एम माना है हमने, एम एज्यूम किया तो एम की डायमेंशन एम ही होती हैं, एम की पावर एक्स और एल की पावर वाई एंड टी की पावर जेड। इस तरह से हम डायमेंशन लिखेंगे। उसके बाद इधर जो भी आएगा एम की पावर को एम की पावर से इक्वेट करेंगे, एल की पावर को एल की पावर से इक्वेट करेंगे और जेड की पावर जेड से इक्वेट करेंगे। तीन इक्वेशन हमारे हो जाएंगे। तीनों को हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे तीनों से और उसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो इस तरह से हम इसको डिड्यूस कर सकते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है, हमें एग्जाम्पल है हमारा द फ्रीक्वेंसी एफ of vibration in stressed string depends upon the tension S in the string, length L of the string and mass per unit length of string mu. Deduce the formula of frequency of vibration in the string. तो सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे कि F जो है, F डिपेंड्स ऑन, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंशन S की पावर A, फिर लेंथ की पावर B, ये दिया है S, L और म्यू, एंड म्यू की पावर C इन पर डिपेंड करता है। अगर इसको हम प्रोपोर्शनल का सिंबल हटा दें तो ये के कोई कांस्टेंट है, ए की पावर L, B की पावर L की पावर B और म्यू की पावर C। इस तरह से हम लिखेंगे। फिर हम लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की डायमेंशन लिखेंगे। के डायमेंशन लेस है, ये फ्रीक्वेंसी है, फिगर फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन होती है टी की पावर -1। राइट हैंड साइड में एस दिया है टेंशन, टेंशन फोर्स को कहते हैं, फोर्स की होती है ml टी की पावर -2, तो ml टी की पावर -2 इसकी पावर a। लेंथ है l, l की डायमेंशन l ही होती है, कैपिटल L b। म्यू है हमारा मास पर यूनिट लेंथ, यानी कि m/l, या हम ऐसा लिख सकते हैं m l की पावर -1 इसकी पावर c। m की पावर को एक साथ लिखेंगे, m a प्लस c, l की पावर एक साथ a प्लस b एंड t की पावर -2a, ये l की पावर है, l की पावर -1, तो यहाँ पे l a b एंड -c और t की पावर
टी की पावर इसी में ही है -2a। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं m की पावर 0, l की पावर 0, किसी भी फिगर की पावर 0 तो 1 होता है, कोई डिफरेंस नहीं होगा। अब हम m की पावर को m की पावर से इक्वेट कर देंगे, l की पावर को l की पावर से, t की पावर को t से। तो हमारा m की पावर करेंगे तो a प्लस c इज इक्वल टू 0, a प्लस b माइनस c इज इक्वल टू 0, -2a इज इक्वल टू -1, या इससे हमारा आ गया a इज इक्वल टू 1/2। a की वैल्यू हमारी 1/2 आ गई। अब नेक्स्ट जो भी फिगर दिए हैं उसमें हम a प्लस c में रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो 1 में रखेंगे इसकी वैल्यू, तो a प्लस c इज इक्वल टू 0, या c इज इक्वल टू -a इज इक्वल टू -1/2। तो अब c की वैल्यू आ गई। अब हम इन वैल्यूज़ को a और c की वैल्यू, a की वैल्यू और c की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो a प्लस b माइनस c इज इक्वल टू 0, तो a हमारा 1/2 प्लस b माइनस -1/2 इज इक्वल टू 0। 1/2 प्लस b प्लस हाफ इज इक्वल टू 0, या b प्लस 1 इज इक्वल टू हाफ, b इज इक्वल टू -1। अब हमारा सभी जो है ए बी सी की क्वांटिटीज़, ए बी सी की वैल्यू आ गई हैं। अब जो हमने एज्यूम किया था उस इक्वेशन हम रख देते हैं। f इज इक्वल टू के एस की पावर a 1/2 है, l की पावर b हमारा -1 है, एंड c म्यू जो है, म्यू की पावर c है हमारा -1/2। इसको इस तरह से लिख सकते हैं k/l s/म्यू का अंडर रूट। ये हमारी इक्वेशन आ गई है, इस f की जो फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन आ गई है। अब k इज कांस्टेंट है, अगर ये k की वैल्यू हमें पता हो तो ये हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। k प्रैक्टिकली जो नोट किया गया है वो है हाफ, तो f की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/2l s/म्यू, ये अंडर रूट। ये हमने एक डिड्यूस कर दिया, ये फॉर्मूला डिड्यूस हो गया है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है द सेंटीपिटल फोर्स। सेंटीपिटल फोर्स F एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड v along the circumference of the circle of radius r. Force F depends on mass of particle, speed v and radius r of the circle. Derive formula F. अब जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो डिपेंड करती है मास पे, v पे और r पे। तो हम उसी तरह से f को एज्यूम करेंगे। f इज इक्वल टू k कांस्टेंट है, k मान लिया m की पावर a है, v की पावर b है और r की पावर c है। हमें a b c की वैल्यू निकालनी है। हम दोनों तरफ की डायमेंशन लिखेंगे। f की डायमेंशन होती है m l t की पावर -2। k डायमेंशन लेस है, m की डायमेंशन m कैपिटल M लिखेंगे, इसकी पावर a। v वेलोसिटी स्पीड है, l की पावर lt की पावर -1। b r रेडियस है, लेंथ है, इसकी l। c तो m की पावर a, l की पावर b प्लस c, t की पावर -b। अब हम दोनों तरफ की पावर्स को इक्वेट करेंगे, तो m से m की पावर करेंगे, ये 1 है, ये भी 1 मान ले, तो a इज इक्वल टू हमारा 1 आ गया। अब l की पावर करें तो b प्लस c इज इक्वल टू 1, और t को करेंगे तो -b इज इक्वल टू -2 और p इज इक्वल टू 2। b की वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख देते हैं 1 में, तो b प्लस c, 2 प्लस c इज इक्वल टू 1, तो c इज इक्वल टू 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1। अब हमारे पास तीनों वैल्यू आ गई हैं, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2
एंड c इज इक्वल टू -1। अब जो हमने एज्यूम किया था उसमें पुट कर देंगे, तो f हो जाएगा k m की पावर a, m की पावर a है 1, v की पावर b है 2 और r की पावर -1 c। तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाता है k m v स्क्वायर अपॉन r। के प्रैक्टिकली चेक किया गया है कि ये 1 होता है, तो इसको हम 1 एज्यूम करके ये इक्वेशन हमारी एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो इस सेंट्रीपिटल फोर्स का जो हमारा डिड्यूस कर दिया हमने, ड्राइव किया है, वो फॉर्मूला एम वी स्क्वायर एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर आर। अब जो हमने डायमेंशनल एनालिसिस की कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे इट डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द डायमेंशन लेस कांस्टेंट। जैसे हमने अभी ड्राइव किए हैं, के की वैल्यू ये नहीं देता है, वो हम प्रैक्टिकली या एक्सपेरिमेंटली निकाल सकते हैं। तो इससे एक तो ड्रॉबैक ये है कि उसकी वैल्यू इससे नहीं निकाली जा सकती। नेक्स्ट, अगर फिजिकल क्वांटिटी हमारी 3 से अधिक हो जिन पे वो डिपेंडेंसी है, क्योंकि हमारी 3 ही इक्वेशन बनती हैं एमएलटी में, तो हम तीन ही जो नॉन जो है, जो नॉन है, अननोन फिगर्स हैं, उनको 3 इक्वेशन से निकाल सकते हैं। इसलिए जब अगर वो 3 से ज़्यादा हो जाती हैं, 4 या अधिक हो जाती हैं, तो उसको हम डिड्यूस नहीं कर सकते। अगर सम या डिफरेंस है, जिस तरह से अगर फिगर्स में अगर हमारा फॉर्मूला सम या डिफरेंस के रूप में आता है, जैसे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि प्लस चिन्ह आ रहा है 2 फिगर्स के बीच में, यू टी और हाफ ए टी स्क्वायर में, तो इसको ये डिड्यूस नहीं करेगा। जब डायमेंशनलेस जो हमारी फिगर्स हैं वो उसमें इन्वॉल्व हों, जैसे ट्रिगोनोमेट्री जो हमारी रेशियोज हैं वो डायमेंशनलेस हैं, लोगरिथम हमारा डायमेंशनलेस है, या जो एक्सपोनेंटल है फंक्शन है वो डायमेंशनल है। अगर इनका किसी फॉर्मूले में ये आते हैं तो ये जो है इनको हम रिड्यूस नहीं कर सकते। इसी तरह से अगर ये अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी, अगर उनका फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग हैं लेकिन उनकी डायमेंशन सेम है, तो उनमें भी ये डिफ्रेंशिएट नहीं करती। जैसे वर्क, एनर्जी एंड टॉर्क, ये फिजिकल क्वांटिटी एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न है, लेकिन इनकी डायमेंशन सेम है। ये इनमें भी जब हम एनालिसिस करते हैं तो इनमें भी ये भिन्नता नहीं करती। ये जो है ये भी इसका ड्रॉबैक है। अगर हम डायमेंशन जब एनालिसिस करते हैं, अगर 2 या 2 से अधिक क्वांटिटीज़ जो हम ले रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटीज जिस पर डिपेंडेंसी है, उनकी डायमेंशन सेम है, तो ये उनमें भी अलग अलग डिफ्रेंशिएट नहीं करती है। ये जैसे फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंसी है, डीवी, इसका फॉर्मूला आता है डीवी अपॉन एल स्क्वायर। तो एल और डी की डायमेंशन सेम है, तो ये इनको जब हम रिड्यूस करेंगे तो ये आपस में इनको काट देगी, क्रॉस कर देगी डी और एल को, तो ये वी बाय एल फॉर्मूला रिड्यूस होगा। तो इसलिए इसको भी हम रिड्यूस नहीं कर सकते, ये भी इसका ड्रॉबैक है। इस तरह से ये इसके ड्रॉबैक हैं। अब जो हमारे कुछ डायमेंशन लेस होते हैं, जिनकी डायमेंशन नहीं होती, उनको हम डायमेंशन लेस कहते हैं। जैसे स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन, रेशो होता है चेंज इन लेंथ एंड ओरिजिनल लेंथ। तो डेल्टा एल अपॉन एल, तो दोनों की डायमेंशन सेम है, डेल्टा एल और एल की, तो ये डायमेंशन लेस है। इस तरह की डायमेंशन लेस जो हमारी क्वांटिटीज़ हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव डेंसिटी, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, फेज, डिस्टेंस ग्रेडियंट, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ट्रिगोमेट्रिकल रेशियोज, एक्सपोनेंट्स, रेनॉल्ड नंबर, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ये हमारी डायमेंशनल है। कुछ दिए हैं जो डायमेंशन की डायमेंशन नहीं होती, ये क्वांटिटीज़ दी हैं, ये सभी जो है डायमेंशन लेस होती हैं। अब कुछ क्वांटिटी हैं जिनके 2 या 2 से अधिक क्वांटिटी हैं जिनकी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनकी डायमेंशन सेम होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मास एंड इनर्शिया, इनकी डायमेंशन m की पावर 1, l की पावर 0, t की पावर 0 होता है। नेक्स्ट है मोमेंटम और इम्पल्स, m की पावर 1, l की पावर 1
एल टी की पावर -1 होता है। एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक कांस्टेंट इनकी भी सेम होती हैं, m की पावर 1 l की पावर 2 t की पावर -1। लेटेंट हीट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनकी भी डायमेंशन सेम होती हैं, m की पावर 0 l की पावर 2 t की पावर -2। नेक्स्ट है थर्मल कैपेसिटी एंड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंट्रोपी, इन तीनों की सेम होती हैं, m की पावर 1 l की पावर 2 t की पावर -2 k की पावर -1। थ्रस्ट, फोर्स, वेट, टेंशन, एनर्जी ग्रेडियंट इन सभी की भी सेम होती हैं डायमेंशन, m की पावर 1 l की पावर 1 t की पावर -2। प्रेशर, स्ट्रेस, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, सीरियल मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, एनर्जी डेंसिटी इनकी भी सेम होती है, m की पावर 1 l की पावर -1 t की पावर -2। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इनकी भी सेम है, m की पावर 0 l की पावर 1 t की पावर -2। नेक्स्ट है सरफेस टेंशन, एनर्जी पर यूनिट एरिया या फ्री सरफेस एनर्जी, फोर्स ग्रेडियंट, स्प्रिंग कांस्टेंट इनकी भी सेम है, m की पावर 1 l की पावर 0 t की पावर -2। वर्क, टॉर्क, इंटरनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंट ऑफ फोर्स इनकी भी डायमेंशन सेम है, m की पावर 1 l की पावर 2 t की पावर -2। फिर है फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी ग्रेडियंट एंड रेडियो एक्टिविटी इनकी डायमेंशन भी सेम है, m की पावर 0 l की पावर 0 t की पावर -1। इस तरह से कुछ डायमेंशनल क्वांटिटीज़ दी थी और कुछ जो है सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटीज़ दी थी, ये जो है इस तरह से ये फिक होती हैं। अब हमने एक एग्जाम्पल लिया है द रेशो, किस तरह से हम डायमेंशन एनालिसिस करते हैं। द रेशो ऑफ डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट एंड दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द डायमेंशन ऑफ, मतलब प्लैंक कांस्टेंट और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो डायमेंशंस की रेशो होती हैं वो किसके इक्विवेलेंट होती हैं, किसकी डायमेंशन, वेलोसिटी की या एंगुलर मोमेंटम की, टाइम की या फ्रीक्वेंसी की। अब सबसे पहले हम, अगर हमें याद है प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन तो डायरेक्ट लिख देते हैं, नहीं तो हम उसको निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। एग्ज़ाम के टाइम समय कम होता है, इसलिए उसको जो भी डायमेंशंस हैं उनकी बार बार प्रैक्टिस आपको डिड्यूस करनी चाहिए ताकि वहाँ पे समय ना लगे। अब हम प्लैंक कांस्टेंट और एनर्जी का रिलेशन देखते हैं। प्लैंक कांस्टेंट और एनर्जी का रिलेशन होता है h न्यू इज इक्वल टू एनर्जी, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, तो h इज इक्वल टू e अपॉन न्यू। e की जो डायमेंशन होती हैं वो होते हैं, एनर्जी की जो डायमेंशन होते हैं ml² t की पावर -2, और जो न्यू की डायमेंशन होती हैं, ये फ्रीक्वेंसी है, इसकी t की पावर -1। तो h की जो डायमेंशन हमारी होगी हैं वो, इसको सोल्व करेंगे, ml² t की पावर -1। नेक्स्ट दिया उसने मोमेंट ऑफ, क्वेश्चन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I क्या होता है, mr², तो I की डायमेंशन हम निकाल सकते हैं, m की डायमेंशन m इंटू r की डायमेंशन l, इसका स्क्वायर है, तो इसकी डायमेंशन होगी ml²। अब इन दोनों की रेशो h और ओवर I, इनकी डायमेंशंस की रेशो होंगी ml² t की पावर -1 अपॉन ml²। ml² से ml² क्रॉस हो जाएगा, शेष बचेगा हमारे पास t की पावर 1, और ये होता है डायमेंशन फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारा आंसर हो गया फ्रीक्वेंसी डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं डायमेंशन। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द वेलोसिटी v ऑफ ए पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाय, v वेलोसिटी दी at प्लस b अपॉन t प्लस c, वेयर a b c आर कॉन्स्टेंट्स, द डायमेंशन ऑफ a b c आर रेस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें जो है v इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला दिया at प्लस b बाई
टी सी, टी प्लस सी। ये दो अलग अलग फिगर्स हैं और इनमें जो है प्लस का सिंबल है। इट मीन्स कि ये दोनों ही जो है सेपरेट सेपरेट वी डायमेंशन होंगे इनकी। तो हम सबसे पहले ए टी की डायमेंशन वी के इक्विवेलेंट रखते हैं। तो ए टी डायमेंशन ऑफ ए टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी। तो ए टी है हमारा कांस्टेंट, तो ए टी, ए की डायमेंशन इंटू टी की डायमेंशन इज इक्वल टू वी की डायमेंशन होंगी एल टी की पावर -1। तो ए इज इक्वल टू ए की डायमेंशन हमारी होगी एल टी की पावर -1 अपॉन टी, या एल टी की पावर -2। इस तरह से ए की डायमेंशन, अब हम इसमें देखते हैं कि इसकी पावर इससे मैच करता है। अगर हम मैचिंग देखें एल टी की पावर -2 ए, बी आंसर बाकी किसी में नहीं है, ये डायरेक्ट बी पे भी हम टिक कर सकते हैं, बी इज़ द करेक्ट आंसर। लेकिन हम यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए देखते हैं कि टी और सी की डायमेंशन कैसे निकालते हैं। अब बी अपॉन टी प्लस सी की डायमेंशन भी हमारी वी के इक्विवेलेंट होनी चाहिए। अब सेम डायमेंशन की जो फिगर हैं वही आपस में जोड़ी या घटाई जा सकती हैं। तो यहाँ पे नीचे टी प्लस सी, डिनोमिनेटर में टी प्लस सी है, तो टी प्लस सी की डायमेंशन, टी की डायमेंशन सी की डायमेंशन के इक्वल होंगी। तो सी की डायमेंशन होंगी हमारी टी की डायमेंशन, टी, सी हो गया टी। अब यहाँ पे डायमेंशन अब हमारा इस तरह से हो गया, ये बी की डायमेंशन अपॉन टी की डायमेंशन इज इक्वल टू होगा वी की डायमेंशन। वी की डायमेंशन है एल टी की पावर -1। बी कांस्टेंट की डायमेंशन हो जाएंगी एल टी की पावर -1 इंटू टी, ये हो गया एल। तो बी की जो हमारी डायमेंशन है वो एल है और सी की टी है, और यही हमारा इससे मैच करता है। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, इफ यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड फोर्स आर चोजन as fundamental units, the dimension of the time would be m की पावर हाफ, l की पावर -हाफ, f की पावर हाफ, m की पावर हाफ, l की पावर हाफ, f की पावर हाफ, m की पावर हाफ, l की पावर हाफ, f की पावर -हाफ, m की पावर 1, l की पावर -1, f की पावर -1। तो इसमें हम एज्यूम करेंगे कि ये जो हमारी टाइम की डायमेंशन, इनकी यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ की ए पावर, लेंथ मास की बी पावर और एफ की सी पावर के इक्विवेलेंट होती हैं। हम लिखेंगे टी की डायमेंशन इज इक्वल टू मास, मास एम की पावर ए, सो लेंथ एल की पावर ए, एम की पावर, मास की पावर बी एंड फोर्स की पावर सी। दोनों तरफ की हम डायमेंशन लिखें, टी इज इक्वल टू एल ए एम बी, फोर्स की डायमेंशन एम एल टी की पावर -2, इसको अलग से लिख देते हैं हम सी, और ये हम अलग ले लेते हैं, सेपरेट कर देते हैं। ए एम की पावर बी, एम की पावर सी, एल की पावर सी, टी की पावर -2c। इस तरह से एल की पावर ए प्लस सी, एम की पावर बी प्लस सी, टी की पावर -2c। इधर हम इस तरह से लिख सकते हैं एम की पावर 0, एल की पावर 0, टी की पावर 1। अब हम इक्वेट करेंगे पावर्स को, m की पावर 0, तो b प्लस सी इज इक्वल टू 0, l की पावर 0, a प्लस सी इज इक्वल टू 0, t की पावर -2c इज इक्वल टू 1,
तो C इज इक्वल टू माइनस हाफ। इस फिगर में, इस इक्वेशन में रखेंगे B इज इक्वल टू माइनस C इज इक्वल टू माइनस हाफ इज इक्वल टू हाफ। नेक्स्ट इस इक्वेशन में रखेंगे हम C की वैल्यू, A इज इक्वल टू माइनस C, ये भी इसी तरह से हाफ आ गया। तो हमारा ए बी सी फॉर्मूला जो हमारा T आ गया है वो आ गया है L की पावर A है 1/2, M की पावर 1/2 एंड F की पावर -1/2। इसका सीरियल चेंज कर देते हैं, M की पावर हाफ, L की पावर हाफ और F की पावर -1/, ये इसकी डायमेंशन हो गई हैं T की। तो ये सब मैच करते हैं, ये हमारा C इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द पोजिशन x ऑफ ए पार्टिकल एट टाइम t x v/0 1 e की पावर -at where v0 is a constant and a is greater than 0, the dimension of v0 and a are m की पावर 0 l की पावर -1 and t की पावर -1, m की पावर 0 l की पावर 0 t की पावर -1, m की पावर 0 l की पावर -1 l t की पावर -2, m0 l की पावर 1 t की पावर -1 एंड t। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसको, इसमें जो है a और v0 की हमें डायमेंशन निकालनी है। ये एक्सपोनेंट है, पावर है, तो पावर की जो डायमेंशन होती है वो डायमेंशन लेस होता है। इट मीन्स कि a की डायमेंशन t के उलट होगी, मतलब रेसिप्रोकल होगी। तो डायमेंशन ऑफ a इज रेसिप्रोकल ऑफ t 1/t इज इक्वल टू t की पावर -1। अब सबसे पहले चेक करेंगे कि t की पावर -1 किस a और b में गई। तो ये t की पावर है a और b में, ये दोनों आंसर नहीं हो सकते। अब नेक्स्ट हम करेंगे v0। ये फिगर जो ब्रैकेट में है ये डायमेंशन लेस है। इट मीन्स कि v0 अपॉन a विल बी, डायमेंशन ऑफ v0 अपॉन a की x के इक्वलेंट होगी। तो v0 अपॉन a की डायमेंशन होंगी वो x की डायमेंशन के इक्वल होंगी। a की डायमेंशन होती है l और v0 की डायमेंशन होंगी l मल्टीप्लाइड बाय a की डायमेंशन। a की डायमेंशन अभी हमने कैलकुलेट की t की पावर -1, तो v0 की डायमेंशन होगी l t की पावर -1। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, b नहीं हो सकता, a इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि दोनों मैच कर रहे हैं। तो हमारा जो है ये a करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन है हमारा 2022। द प्लेन एंगल ऑफ सॉलिड एंगल हैव, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल का दिया है कि ये क्या है, इसमें डायमेंशन है, डायमेंशंस हैं बट नो यूनिट नहीं है। अब नो यूनिट एंड नो डायमेंशन, बोथ यूनिट्स एंड डायमेंशंस, यूनिट्स एंड बट नॉट डायमेंशन, इनका हमने स्टडी किया है कि इनका जो प्लेन एंगल की यूनिट होती है वो रेडियन और सॉलिड एंगल की स्टेरेडियन। इसका मतलब बोथ हैव यूनिट्स, बोथ हैव यूनिट्स। अब हम डायमेंशन देखेंगे, अब हम कैलकुलेट करेंगे डायमेंशन। प्लेन एंगल, प्लेन एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क की डायमेंशन भी l होती है और रेडियस की भी डायमेंशन l होती है। तो ये हो गया हमारा, दोनों l से l कट जाएंगे, हमारा डायमेंशन लेस हो गया। अब नेक्स्ट है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल
होता है एरिया इंटरसेप्टेड, मान लिया एरिया इंटरसेप्टेड DA है और रेडियस का स्क्वायर। DA की डायमेंशन है वो L स्क्वायर है और R स्क्वायर की भी डायमेंशन L स्क्वायर है, दोनों क्रॉस कर जाएंगे तो ये भी हमारा डायमेंशन लेस हो गया। तो इससे जो हमने कैलकुलेट किया है तो दोनों सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल की यूनिट होती है लेकिन डायमेंशन नहीं होती हैं। इनमें हम ऑप्शन अपने देखेंगे तो डी आंसर इज करेक्ट, दे हैव यूनिट्स बट नो डायमेंशन। अब जो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है, जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए हैं AIPMT 2010 से लेके नीट 2023 तक, उसके नेक्स्ट वीडियो जो हमारी उस पर होगी। थैंक यू।